वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारा डे 2 है ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। लास्ट क्लास में हमने शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट फर्स्ट आपका चैप्टर किया था, देखा था। आज हम डेफिनेशन क्लॉज करेंगे, इंटरप्रिटेशन क्लॉज करेंगे। तो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में, जैसे कि आप सबको पता है कि हम कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को इजी रहे कि ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बहुत ही माइनर चेंजेस हुए हैं, बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो आपका जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो सेकंड सेक्शन में आ चुका है, सेक्शन 2 में आ चुका है। पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 2 था वो रिपील हो चुका है और इंटरप्रिटेशन क्लॉज के नाम से सारे डेफिनेशन हमारे सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में थे। अब वो सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 4 को कंबाइन करके सेक्शन 2 में आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला डेफिनेशन है हमारा कोर्ट। Court includes all judges and magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence। तो इसमें आपके की पॉइंट्स क्या है वो देख लीजिए। इंक्लूड्स का मतलब होता है बेसिकली वो कुछ कैटेगरीज आपके इंक्लूड कर रहे हैं एंड इसमें कुछ और भी इंक्लूड होने की संभावना होती है। मतलब जहां ये वर्ड इंक्लूड्स हो, इट मीन्स इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। इसमें आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो उसका एम्बिगिटी कहाँ है कुछ और भी चीज ऐड करने का, वो यहाँ पे है। देखिए, इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स। अब ये ऑल पर्सन्स हो गया, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। आप सबको पता है जो आर्बिट्रेशन में हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, उसी की वजह से शायद एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस उसको एग्जेम्पशन मिला है। तो आपका जो डेफिनेशन है ऑल, इनमें काफी सारे और भी लोग इंक्लूड कर जाते हैं जिसको भी गवर्नमेंट या कोर्ट ऑथराइज करती है एविडेंस देने के लिए। अब इसमें आप एक और चीज देख सकते हैं, पहले वाले एविडेंस एक्ट में कोई भी नंबरिंग नहीं थी किसी भी डेफिनेशन की, बट अब नंबरिंग हो चुकी है सब में। कोर्ट का डेफिनेशन पहले भी और अब में ही कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट, कोई अलग कुछ अलग नहीं है इसमें। सेकेंड हम देखते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। नाउ जो ये कंक्लूसिव प्रूफ है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 4 में था। सेक्शन 4 में जो था कंक्लूसिव प्रूफ, शैल प्रूफ, मे प्रूफ, ये तीनों अब हमारे सेक्शन 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में डाल दिए गए हैं। अब इनमें डेफिनेशंस में देखिए कुछ फर्क है कि नहीं है। मीन्स डेफिनेशन है इनका, मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम। पहले जहां पे एक्ट यूज होता था अब वहां पे अधिनियम यूज होने लग गया है। पहले जहां भी फैक्ट एक्ट यूज होता था अब वहां पे अधिनियम यूज होने लग गया है। टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। अगर आपने किसी भी एक फैक्ट का प्रूफ दे दिया है जो कि दूसरे ही फैक्ट में उसको कंक्लूसिव प्रूफ माना जा रहा है, तो उसका आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। पहले ये जो था सेक्शन 4 में था, अब इसको सेक्शन 2 में ही डेफिनेशन क्लॉज में इंक्लूड कर दिया गया है। इसके जो एग्जांपल्स है कि कौन कौन से सेक्शंस हमारे कंक्लूसिव प्रूफ में है वो हम एक एक करके बाद में देखेंगे। अभी हम पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, पहले सेक्शन में क्या था, आपके सेक्शन में क्या है, फिर इंडिविजुअली एक एक सेक्शन में आपको बताया जाएगा कि कौन से कंक्लूसिव प्रूफ है, कौन से मे प्रूफ है, कौन से शैल प्रूफ है। तो कंक्लूसिव प्रूफ का अगर आप पुराना डेफिनेशन देख लेंगे जिसमें लिखा है व्हेन, यहीं से स्टार्ट है, ये जो ये वर्ड है मीन्स ये ऐड किया गया है। व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट, मैंने बताया आपको अधिनियम था अब हो गया, पहले एक्ट था। टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। ये भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है आपका, इसमें आपको कुछ अलग से ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना देखना है कि 2A में हमारा कोड था,
अब 2B में कंक्लूसिव प्रूफ है। 2C देखें अगर हम, डिस्प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड in relation to a fact means when after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist. दो, एक होता है प्रूव्ड, एक होता है डिस्प्रूव्ड, एक होता है नॉट प्रूव्ड। तीन चीजें होती है हमारी, प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। डिस्प्रूव्ड जिसे एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक प्रूडेंट पर्सन उसको माने कि ऐसा नहीं है या ऐसा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसे केस में इसको डिस्प्रूव्ड मानेंगे। दूसरी तरफ इसका सेक्शन देख लेते हैं। अ फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड, कोई भी फैक्ट, तथ्य उसको is said to be disproved when after considering the matters, if the court either believes that it does not exist or considers it does not exist, वो कभी था ही नहीं, वो फैक्ट ऐसा मानते हैं, एक कोर्ट या कोई प्रूडेंट मैन ऐसा मानती है वो फैक्ट कभी था ही नहीं, और कंसिडर्स इज नॉट एक्सिस्टेंस, या उसका एग्जिस्टेंस होना या ना होना उसको ऐसे माना जाता है कि वो कभी था ही नहीं, in natural ordinary circumstances, that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon supposition that it does not exist. ये भी डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। 2C में हमारा डिस्प्रूव्ड के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं और कौन कौन से डेफिनेशन आ गए हैं हमारे इसमें। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, सो डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड, इसमें फिर से आप देख सकते हैं मीन्स है, मीन्स डिफाइन करता है उसको, किसी भी डेफिनेशन को, इंटरप्रिटेशन को डिफाइन कर रहा है, किसी भी वर्ड को डिफाइन कर रहा है। मीन्स एक तरीके से उसको आप मान सकते हो एग्जॉस्टिव है। मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, expressed or described or otherwise recorded upon any substance by means of letters, figures, marks or any other means, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital records। जो ये वर्ड है includes, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, इसमें ये चीज आपकी अभी जोड़ी गई है। पहले का डेफिनेशन आप देख सकते हो, मींस एनी मैटर और सब्सटेंस बाय मींस लेटर्स, फिगर्स और मोर देन वन ऑफ और which may be used for the purpose of recording that matter, recording that matter, यहीं तक आपका डेफिनेशन है पुराने में। अब सिर्फ इसको ऐड कर दिया गया है, इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। ये सारे जो कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स है हमारे एक्ट 2000 आईटी एक्ट के तहत इसको डाला गया था, अमेंडमेंट हुई थी, अमेंड किया गया था। अब वो सारी चीजों को वहां से हटा के आपके एक्चुअल सेक्शंस में ही जगह जगह डाल दिए गए हैं। अच्छा, अब इसकी इलस्ट्रेशंस है। इलस्ट्रेशन में एक इलस्ट्रेशन हमारा एक्स्ट्रा ऐड किया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक्ट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड से रिलेटेड है। बाकी डेफिनेशन, बाकी इलस्ट्रेशंस आपके सेम है। आप देख सकते हैं, फर्स्ट आपका राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, कोई भी लिखी हुई चीज को डॉक्यूमेंट माना गया है। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स। मैप और प्लान,
कोई भी मैप हो, किसी भी तरह का प्लान हो, उसे डॉक्यूमेंट माना गया है. An inscription on a metal or stone is a document. A caricature is a document. फिर लास्ट आपका जो ऐड किया गया है, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल, सर्वर लॉग्स, डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर्स, लैपटॉप और स्मार्टफोन, मैसेजेस, वेबसाइट, लोकेशनल एविडेंस एंड वॉइस मेल मैसेजेस, जो आजकल हम भेजते हैं ना वॉइस मैसेजेस व्हाट्सएप पे, उन्हें भी अब डॉक्यूमेंट माना गया है. स्टोर्ड ऑन डिजिटल डिवाइसेस और डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो क्या क्या चीजें न्यू ऐड हुई है. एक बार और मैं आपको बता देती हूँ. डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड. ये आपका बाद में ऐड हुआ है, रिकॉर्डेड. फिर यहां से upon any substance by means of letters, figures, marks or any other means or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. इसके बाद आपका ये इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल जो आईटी एक्ट में हमारा 17 अक्टूबर 2000 में के तहत कुछ अमेंडमेंट हुई थी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट में, आईटी एक्ट में. बाद में इन चीजों को डाला गया था हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में. अब इन्हें ही इसमें मिला दिया गया है. आप देख सकते हैं जो भी व्हाट्सएप के चैट्स होते हैं, व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग होती है, वो सारी इस एग्जाम्पल के से आप देख सकते हैं कि इसमें आ चुका है. आगे जैसे क्लासेस चलेंगी हम इसको लिंक करके पढ़ेंगे. लिंकिंग इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आपको सीपीसी में क्या चीज कहाँ गया है, अब तो चेंज हो गया है आईपीसी एंड सीआरपीसी, तो उन सबको भी देखेंगे. अच्छा, एक डॉक्यूमेंट का एक एग्जांपल और है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लेन पेपर है, कोई प्लेन पेपर है. अब ये प्लेन पेपर एक अपने आप में डॉक्यूमेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि प्लेन पेपर अपने आप में कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता, बट अगर एक सिंगल डॉट भी है इस डॉक्यूमेंट में तो वो आपका डॉक्यूमेंट माना जाएगा. वो आपका डॉक्यूमेंट माना जाएगा. किसी भी तरह का मार्क, इंस्क्रिप्शन, किसी भी तरह का कोई लेटर, इवन अ सिंगल डॉट आपका डॉक्यूमेंट में माना जाएगा. नेक्स्ट डेफिनेशन, डी से डॉक्यूमेंट, 2D, डी से डॉक्यूमेंट, आप इस तरह की ट्रिक से भी याद कर सकते हैं. नाउ ई से एविडेंस. ई से एविडेंस, एविडेंस की डेफिनेशन देख लीजिए. इसमें है मीन्स एंड इंक्लूड्स. मीन्स एंड इंक्लूड्स का मतलब है कि वो अपने आप में मीन्स वर्ड आ गया तो इट मीन्स वो अपने आप में एग्जॉस्टिव है, और इंक्लूड्स में आपके कुछ एग्जांपल्स भी आ गए कि ये चीजें भी इंक्लूड कर रही है. एंड इसके अलावा भी उसमें कहीं ना कहीं लैकुना होता है कि आप और चीजों को इंटरप्रेट करके इंक्लूड कर सकते हैं. तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. Means and includes all statements, including statements given electronically, which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry, and such statements are called oral evidence. Second, all documents, including electronic or digital records, produced for the inspection of the court, and such documents are called documentary एविडेंस. अब इसमें जो भी चीजें इंक्लूड करी गई है, पहले मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ. ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स. ये जो इलेक्ट्रॉनिकली वर्ड है मैंने आपको बताया है, ये अब आपका कहीं जगह जगह इसको ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है, इस पे ध्यान दीजिएगा. अदरवाइज रिकॉर्डेड, ये आपके पहले नहीं थे. अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स. एक मिनट, ये द्वारा आ गया हमारा, हमने डॉक्यूमेंट कर लिया था, हम एविडेंस पे थे.
यस, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स आपको बता चुकी थी, एग्जॉस्टिव है क्योंकि वर्ड इसमें मीन्स है. नाउ ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली ये वर्ड आपका ऐड किया है, विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry, and such statements are called oral evidence. कोई भी स्टेटमेंट जो आपकी दी जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली ही क्यों ना हो, कोर्ट को जो कोर्ट परमिट करती है उन्हें हम ओरल एविडेंस कहते हैं. जो इंक्वायरी में या नॉर्मल आपके कोई भी स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं वो सारे ओरल स्टेटमेंट्स ओरल एविडेंसेस में इंक्लूड होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली ही कोई स्टेटमेंट दिया हुआ क्यों ना हो. नाउ सेकंड इज ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, अगेन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल records produced for the inspection of the court, and such documents are called documentary evidence. इसी के सामने आप देख सकते हैं कि कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इलेक्ट्रॉनिक आईटी एक्ट के जो भी अमेंडमेंट्स हुए थे वो उन सबको इंसर्ट कर दिया गया अब मेन सेक्शंस में, मेन प्रोविजंस में. All statement which the court permits or requires to be made before by the witnesses in relation to matters of fact under inquiry, such statements are called oral evidence. और यही जो ब्रैकेट में ये चीज थी ना, all documents including, ये जो ब्रैकेट में आप देख सकते हो, all documents including इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, ये जो ब्रैकेट वाली चीज थी ब्रैकेट में हटा के इसको इस तरीके से ऐड कर दी गई है. ठीक है, कोई भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कोर्ट में फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट या फिर इंक्वायरी में, अगर वो ओरली दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक का भी कोई अगर एविडेंस है वो भी ओरली देना है तो उसे ओरल एविडेंस कहेंगे, और कोई डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में दे रहे हैं आप तो वो डॉक्यूमेंट एविडेंस रहेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस. नेक्स्ट देख लेते हैं फैक्ट. फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर इंडियन एविडेंस एक्ट. फैक्ट, फैक्ट कितने तरह के होते हैं, फैक्ट कौन से फैक्ट प्रूफ करने होते हैं, पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट ही हमारा इसके ऊपर है. वो सारे फैक्ट्स आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वही फैक्ट्स जो कि रिलेवेंट हो और फैक्ट इन इश्यू हो, यही दो चीज आपको पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट पे ध्यान देना है, रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इश्यू, जो आपको प्रूफ करना होता है. फैक्ट की डेफिनेशन देख लीजिए, इसमें अगेन वर्ड है मीन्स एंड इंक्लूड्स, जो पहले भी था. एनीथिंग और स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, कोई भी चीज जिसे आप अपने सेंसेस से आप उसको स्मेल करके, देख के, सुन के किसी भी फैक्ट को अगर आप फील कर सकते हो वो फैक्ट है. कोई चीज आपने देखी है, कोई चीज आपने सुनी है, स्मेल किया है, वो चीज फैक्ट है आपका. ये सेम है पहले वाले में ही की तरह सेम है. आप इसमें देख सकते हो ई से एविडेंस है, एफ से फैक्ट है, डी से डॉक्यूमेंट है, ई से एविडेंस है, एफ से फैक्ट है. तो बहुत ही इजी है ये सब लर्न करने के लिए आपके लिए. एनी मेंटल कंडीशन फॉर विच ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस. इलस्ट्रेशन देख लीजिए, इसके इलस्ट्रेशन में भी कोई चेंजेस नहीं है, इवन एक आपका डिलीट ही किया गया है, ऐड नहीं हुआ है. That is that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact. एक फिल्म थी चाइना टाउन, उसका एग्जांपल देती हूं मैं आपको. उसमें कल्प्रिट को किस तरीके से पकड़ा गया था, जिसने भी देखा होगा फिल्म में, जो भी उनकी मालकिन थी बेसिकली, उसका मर्डर हुआ था. उसमें जो पुलिस थी उसने चीज नोटिस किया कि सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट जगह पे परफेक्ट तरीके से रखी गई हैं. सारी जगह वो उनका मर्डर हुआ, जो भी हुआ, सारी चीजें इतनी परफेक्ट तरीके से रखी हुई है, इतना परफेक्ट तो भाई कोई घर का ही बंदा जान सकता है कि कौन सी चीज कहाँ पे होगी. उसी को लेके ये एग्जांपल है, उसी से मिलता जुलता. देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट. जिससे उस फिल्म में अक्षय खन्ना थे, उन्होंने मतलब उन्हें ये शक हुआ कि हो सकता है क्योंकि उस घर में सिर्फ उनके मेड थे जो रहते थे, तो शक मेड पे गया था. खैर
इसका एग्जाम्पल ये है कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे है, किसी रीजन से है, वो एक फैक्ट है. नाउ दैट अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट. आई टोल्ड यू ऑलरेडी, कोई भी चीज सुन रहे हो, देख रहे हो, वो फैक्ट है. दैट अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड इज अ फैक्ट. किसी ने कुछ कहा इज अ फैक्ट. दैट अ पर्सन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, has a certain intention, acts in a good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of particular sensation is a fact. पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट में जो ये पॉइंट था, ये that a man has a certain reputation is a fact, वो आपकी डेफिनेशन में हम ओमिट कर दिया गया है, आपके इलिस्ट्रेशन में ओमिट कर दिया गया है. नेक्स्ट इज फैक्ट इन इशू. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फैक्ट दो ही प्रूव होते हैं, जो फैक्ट इन इशू होते हैं और जो रेलेवेंट होते हैं. पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट, पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन्हीं दो बातों पे है. तो आप देखिए फैक्ट इन इशू होता क्या है बेसिकली. फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स any fact from which, either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows is a fact in issue. डेफिनेशन हमारी बिल्कुल ही सेम है, जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी है. कोई भी उसे फैक्ट इन इशू से कहेंगे, कोई भी फैक्ट जो एक दूसरे के फैक्ट से कनेक्टेड हो, उसका एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर या एक्सटेंट, किसी भी राइट या लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी को या तो असर्ट कर रहा हो, एक्सेप्ट कर रहा हो या डिनाई कर रहा हो किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में. सूट या प्रोसीडिंग से क्या मतलब होता है? सूट आपका सिविल सूट हुआ, प्रोसीडिंग मतलब आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुआ. तो ये दोनों पे ही एप्लीकेबल होता है, इससे आपको ये पता चलता है, उसे फैक्ट इन इशू कहेंगे. अब इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, इलिस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, इलिस्ट्रेशंस भी सेम है, पूरा डिटो सेम है. ये A is accused of the murder of B. At his trial, the following facts may be an issue: that A caused B's death. A ने B की हत्या करी. That A intended to cause B's death. A का इंटेंशन था B को मारने का. That A had received grave and sudden provocation from B. B ने उसको provoke किया था. That A at the time of doing the fact which caused B's death was by of reason of unsoundness of mind and incapable of knowing its nature. B ने A ने जो एक्ट किया वो अनसाउंडनेस की वजह से किया था और उसको इसका कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता था. जो भी आपका फैक्ट होता है वो उस इंसिडेंट से रिलेटेड ही होना चाहिए. उससे जो रिलेटेड इंसिडेंट नहीं होता है उसको फैक्ट इन इशू को नहीं माना जाता है, वो फैक्ट रिलेवेंट नहीं होता है. नाउ अगेन मे प्रिज्यूम आपका सेक्शन 4 से लिया गया है, जो कि अब सेक्शन 2 में ही इंसर्ट कर दिया गया. इकट्ठे इसको सारे इंटरप्रिटेशन क्लॉज डाल दिए गए हैं. तो मे प्रिज्यूम मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशन होता है, मैंडेटरी नहीं होता है, कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि कोर्ट उसको प्रिज्यूम कर सकती है. जो शैल प्रिज्यूम होता है उसमें कोर्ट मैंडेटरी होता है उसको प्रिज्यूम करना, और कंक्लूसिव प्रूफ आपका डायरेक्टरी होता है, आपको करना ही करना है. तो इसका डेफिनेशन देखिए, इसका डेफिनेशन भी सेम है आपका. whenever it is provided by this act, एक्ट का अधिनियम बस चेंज हुआ इसमें, that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it. अगर कोई भी फैक्ट है, may presume है, उसे कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, उसकी मर्जी है, अगर उसका डिस्प्रूव करने का कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया है तो कोर्ट की मर्जी होती है, कोर्ट उसको उसका एविडेंस प्रूफ करने के लिए मांग भी सकती है. ये भी बिल्कुल डेफिनेशन आपका सेम है. नाउ इज नॉट प्रूव्ड, a fact is said to be not proved when it is neither proved or not disproved. किसी भी फैक्ट को ना ही प्रूफ किया गया हो ना ही डिस्प्रूव किया गया हो, ना कोई एविडेंस दिया गया हो प्रूफ करने के लिए, ना कोई एविडेंस दिया गया होगा डिस्प्रूव करने के लिए, उसे कहेंगे नॉट प्रूव्ड. देन इज प्रूव्ड,
A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. बिल्कुल डिटो सेम है. प्रूफ का डेफिनेशन यही है कि कोई भी फैक्ट है, उसको प्रूफ करने के लिए आपने कोई एविडेंस दिया गया हो, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स उसे प्रूव्ड माना जाएगा. यहाँ ही हमारा ये है सारे डेफिनेशंस क्लॉज हमारे. नाउ इज रेलेवेंट. रेलेवेंट किसे, आप किस फैक्ट को रेलेवेंट मानोगे? आप उस फैक्ट को सिर्फ रेलेवेंट मानोगे जो उस सिचुएशन को, उस एक्ट से रिलेटेड हो. जो अनरिलेटेड फैक्ट्स होते हैं वो रेलेवेंट नहीं होते हैं. तो आप इसे देख सकते हैं. अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड टू अनदर व्हेन it is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this अधिनियम relating to the relevancy of facts. थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है इसमें. आप पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट में देखेंगे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, बट दोनों का ही कहना सेम है, बिल्कुल सेम है. कोई खास डिफरेंस इसमें भी नहीं है. इसका जो स्टार्टिंग हुआ है वो हुआ है वन फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव टू बी रेलिवेंट, एंड इसमें a fact is said to be relevant. फिर आपका है लास्ट shall presume. shall presume आपका अगेन सेक्शन 4 से लिया गया है. जैसा कि मैंने बताया था डेफिनेशन में कुछ खास फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है. where whenever it is directed by this अधिनियम that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved until and unless it is disproved. अगर कोर्ट किसी भी फैक्ट को प्रेज्यूम कर लेती है तो उसका जब तक एविडेंस ना दिया जाए डिस्प्रूव का, उसे प्रूव्ड ही माना जाएगा. एक और बात, इंडियन एविडेंस एक्ट में इंडिया को भी डिफाइन किया गया था, जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइन नहीं किया गया है. दिस डजंट मीन कि इंडिया का कुछ डेफिनेशन अलग हो जाएगा. इंडिया का डेफिनेशन अभी भी वही है जो हमारे इंडिया है, विच इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की वजह से इंसर्ट की गई थी. बट इसमें स्पेसिफिकली अलग से मेंशन नहीं है इंडिया की डेफिनेशन. देन आपका जो सेक्शन 2 उसका सब क्लॉज 2 है, उसमें ये वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दिए हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं. used herein and not defined but defined in the IT Act, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, न्याय संहिता shall have the same meaning as assigned to them in the said Act and संहितास. इसका सिंपली मतलब है कोई भी डेफिनेशन अगर आपकी नहीं है या इसमें है उसमें नहीं है, उसको आप यहाँ से भी उसको सेम ही पढ़ेंगे. अगर कोई भी ऑफेंस का डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल इसमें भी है और उसमें भी है, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तब तो इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है आपको. बट अगर कोई डेफिनेशन इसमें नहीं है और दूसरे इन बुक्स में है तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं. इट्स जस्ट अ सेविंग क्लॉज आपके लिए. तो आज के लेक्चर की में इतना ही बस. अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. होप यू लाइक इट.